नमस्कार दोस्तों, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। आदिशंकर एकेडमी के करंट अफेयर की क्लास में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आज की क्लास को और आज की क्लास के पहले प्रश्न को। तो आज की क्लास का जो पहला प्रश्न है वह यह है कि हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है। तो हाल ही में विश्व भूख दिवस जो है वह मनाया गया है 28 मई को। यह आपको याद रखना है कि हाल ही में विश्व भूख दिवस कब मनाया गया है, 28 मई को मनाया गया है, ये आपको याद रखना है। बात करते हैं खबर की। तो विश्व भूख दिवस हर साल 28 मई को मनाया जाता है, जिसका उद्देश्य वैश्विक भूख के बारे में जागरूकता बढ़ाना और इसे समाप्त करने के लिए स्थायी समाधानों की वकालत करना है। यह दिन कुपोषण से पीड़ित लाखों लोगों की दुर्दशा पर प्रकाश डालता है और खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने और समुदायों को सशक्त बनाने वाली पहलों की आवश्यकताओं पर जोर देता है। तो यह जो भूख दिवस है यह बहुत ज़रूरी है कि पूरे विश्व से ये जो भूखमरी की समस्या है वह समाप्त हो। और चलिए बात करते हैं भूख दिवस की। तो भूख दिवस मनाने की जो शुरुआत है वह वर्ष 2011 में हुई है, वर्ष 2011 में हुई है। और 2011 से लेकर अब तक हर वर्ष विश्व भूख दिवस जो है 28 मई को मनाया जाता है। चलिए बात करते हैं अगले खबर की। तो अगली खबर है कि हाल ही में कहाँ पारंपरिक कलाओं का उत्सव कला उत्सव हुआ है। तो हाल ही में जो पारंपरिक कलाओं का उत्सव है, कला उत्सव, यह हुआ है नई दिल्ली में राष्ट्रपति भवन में हुआ है। आपको ध्यान रखना कि यह जो उत्सव है राष्ट्रपति भवन में आयोजित हुआ है। बात करते हैं खबर की। भारत की पारंपरिक और जनजातीय कलाओं को राष्ट्रीय मंच देने के उद्देश्य से राष्ट्रपति भवन में एक विशेष समारोह चलने वाले आर्टिस्ट इन रेसिडेंस, आप रखेंगे नाम याद, आर्टिस्ट इन रेसिडेंस प्रोग्राम, जिसे कला उत्सव भी कहा जाता है, इसका आयोजन किया गया है। इसमें प्रसिद्ध मधुबनी और गोंड कलाकार भाग ले रहे हैं। इस कार्यक्रम के तहत कलाकार राष्ट्रपति भवन में निवास करते हुए अपनी कलाकृतियों का प्रदर्शन करते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने 26 मई 2025 को इन कलाकारों से भेंट की है और उनके कार्यों की सराहना भी की है। तो यह जो राष्ट्रीय कला उत्सव है, कलाओं का, पारंपरिक कलाओं का उत्सव, कला उत्सव है, यह राष्ट्रपति भवन में मनाया गया है। और बात कर लेते हैं थोड़ा सा इसके बारे में। तो आप देखेंगे कि गोंड कलाकार अगर देखें तो गोंड कलाकार, एक प्रमुख गोंड कलाकार यहाँ पर आई हुई हैं, चित्रकारी से संबंधित है गोंड कलाकार, जिनका नाम है दुर्गाबाई। जिनका नाम क्या है? दुर्गाबाई, दुर्गाबाई नाम है। और अगर मधुबनी की बात की जाए तो मधुबनी कलाकार में अंबिका देवी, मधुबनी कलाकार एक हैं, मधुबनी कलाकार हैं अंबिका देवी, ये इस बार यहाँ पर आई हुई हैं। दुर्गाबाई जो है गोंड कलाकार हैं और अंबिकाबाई जो हैं वे मधुबनी कलाकार हैं। इसके साथ साथ हीरामन भी एक हैं, हीरामन भी एक गोंड कलाकार हैं, वो भी यहाँ पर आए हुए हैं, हीरामन। तो आपको याद रखना है कि गोंड कलाकार दुर्गाबाई यहाँ पर आई हुई हैं, अपना प्रदर्शन करेंगी। और साथ ही साथ मधुबनी कलाकार की अंबिका भी यहाँ पर आई हुई हैं। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहां से विकसित भारत संकल्प यात्रा का शुभारंभ किया है। तो यह जो शुभारंभ किया गया है यह मध्य प्रदेश राज्य के सीहोर जिले से किया गया है ना। बात करते हैं शिवराज सिंह चौहान के इस योजना के बारे में। तो इस योजना में या इस संकल्प यात्रा में जो है भारत के 2100 लगभग 2100 वैज्ञानिक भाग लेंगे। 2100 वैज्ञानिकों की टीमें होंगी, 2100 वैज्ञानिक टीमें होंगी। और ये टीमें जो हैं इन टीमों में 3 से 4 वैज्ञानिक, एक टीम में कितने, 3 से 4 वैज्ञानिक होंगे, एक टीम में 3 से 4 वैज्ञानिक भाग लेंगे। और ये वैज्ञानिक करेंगे क्या, ये ग्रामीण इलाकों पर जाएंगे, गांवों में जाएंगे, ग्रामीण इलाकों में जाएंगे और किसानों से मिलेंगे, इलाकों में किसानों से भेंट करेंगे, किसानों से भेंट करेंगे और किसानों से भेंट करके उनकी मिट्टी के बारे में, उनका मिट्टी के नमूने लेंगे
और वहाँ पर देखेंगे कि किन पोषक तत्वों की कमी है, मिट्टी में और क्या चीज़ें देनी चाहिए, कौन सी खादें देनी चाहिए, किस प्रकार की फसलें बोनी चाहिए, ये सब उन किसानों को समझाएंगे। तो ये जो विकसित भारत संकल्प यात्रा है यह शुरू हुई है सीहोर से और लगभग 2100 वैज्ञानिकों की टीमें जाएंगी। 3 से 4 वैज्ञानिक एक टीम में होंगे और गांव में पता लगाएंगे सारी चीज़ें, एग्रो क्लाइमेट कंडीशन का पता लगाएंगे। आपको यह शब्द याद रखना है, एग्रो क्लाइमेट कंडीशन, यानी कि खेती के लिए जो जलवायु है वह कैसी है, एग्रो क्लाइमेट कंडीशन, इसका पता लगाएंगे। वहाँ की मिट्टी इत्यादि सारी चीज़ों की जांच करने के बाद, ये आपको याद रखना है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न के बारे में और अगला प्रश्न यह है कि हाल ही में प्रोफेसर आरपी बंबा, बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, प्रोफेसर आरपी बंबा का निधन हो गया। वे किस क्षेत्र से संबंधित थे? तो आरपी बंबा साहब जो थे वे संबंधित थे मैथमेटिक्स से, यानी कि गणित से संबंधित थे। ये बहुत प्रख्यात गणितविद थे। बात करते खबर में, तो हाल ही में भारत के प्रसिद्ध मैथमेटिशियन प्रोफेसर आरपी बंबा का 99 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। वे गणित में नंबर थ्योरी और डिस्क्रीट जियोमेट्री पर काम कर रहे थे। 1969 में वे इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के प्रेसिडेंट भी रह चुके हैं। यह आपको याद रखना है कि वर्ष 1969 में इंडियन मैथमेटिकल सोसाइटी के वे अध्यक्ष रह चुके हैं। चलिए थोड़ी सी बात करते हैं प्रोफेसर आरपी बंबा के बारे में। तो प्रोफेसर आरपी बंबा का संबंध जो है जम्मू कश्मीर से है, जम्मू कश्मीर से इनका संबंध है, जम्मू कश्मीर से। और इनकी बात की जाए तो वर्ष 1979 में इन्हें रामानुजन मेडल से नवाजा गया है। रामानुजन मेडल इन्होंने प्राप्त किया है वर्ष 1979 में। और बात की जाए वर्ष 1988 की, तो वर्ष 1988 में इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार मिला है, पद्म भूषण। और पद्म भूषण के साथ साथ इन्हें इंडियन नेशनल साइंस अकादमी द्वारा, इंडियन नेशनल साइंस अकेडमी द्वारा इन्हें आर्यभट्ट मेडल भी दिया गया है। आर्यभट्ट मेडल भी इन्हें दिया जा चुका है। तो ये आपको याद रखना है। ये बहुत ही प्रसिद्ध मैथमेटिशियन थे और इनका हाल ही में 99 वर्ष की अवस्था में निधन हो गया है। वर्ष 1979 में रामानुजन मेडल मिला और वर्ष 1988 में पद्म भूषण के साथ साथ इन्हें इंडियन नेशनल स्कूल ऑफ साइंस की तरफ से आर्यभट्ट मेडल भी मिला है। चलिए अगली बात करते हैं, अगली करंट अफेयर की। तो अगला प्रश्न आपके सामने यह है कि हाल ही में भौतिकी भारत यात्रा की शुरुआत कहाँ से की गई है? तो हाल ही में भौतिक भारत यात्रा की शुरुआत जो है वह की गई है जम्मू कश्मीर से। जम्मू कश्मीर के उधमपुर से यह जो यात्रा है वह शुरुआत की गई। बात करते खबर की, तो भौतिकी भारत यात्रा की शुरुआत 26 मई 2025 को जम्मू कश्मीर के उधमपुर से उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने की है। तो इसकी शुरुआत मनोज सिन्हा ने की है। ठीक है, बात करते हैं उद्देश्य के बारे में। तो इसका उद्देश्य है भारत में प्रायोगिक वैज्ञानिक शिक्षा और छात्रों में जिज्ञासा, रचनात्मकता और वैज्ञानिक सोच को बढ़ावा देना, ये इसका प्रमुख उद्देश्य है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में एक दिन में सर्वाधिक संख्या में जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो ये जो गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया है यह बनाया है भारतीय जीवन बीमा निगम LIC ने बनाया है यह रिकॉर्ड। और बहुत ही महत्वपूर्ण यह रिकॉर्ड है, बहुत बड़ी उपलब्धि है LIC के लिए। बात करते हैं खबर की, तो भारतीय जीवन बीमा निगम ने 24 घंटे के भीतर सबसे अधिक जीवन बीमा पॉलिसियां बेचने का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड हासिल किया है। 20 जनवरी 2025 को भारतीय जीवन बीमा निगम के 4,52,839 एजेंटों ने पूरे भारत में 5,88,107
पॉलिसियां सफलतापूर्वक पूरी की और जारी भी की हैं, ये आपको याद रखना है। तो LIC ने एक ही दिन में यानी 24 घंटे में सबसे ज़्यादा पॉलिसियां बेचने का जो है रिकॉर्ड अपने नाम किया। LIC के बारे में बात की जाए तो LIC एक वैधानिक निकाय है, एक सरकारी निकाय है, वैधानिक निकाय है। और वैधानिक निकाय होने के साथ साथ ये जो है सबसे बड़ी निवेशक कंपनी भी है, सबसे बड़ी निवेशक कंपनी, अपने देश की सबसे बड़ी निवेशक कंपनी है। और निवेशक कंपनी के साथ साथ यह सरकारी बीमा कंपनी है, आपको याद रखना है कि यह सबसे बड़ी सरकारी बीमा, सबसे बड़ी बीमा कंपनी और सरकारी है, सबसे बड़ी सरकारी बीमा कंपनी है, बीमा कंपनी है, ये आपको याद रखना है। इसके स्थापना की बात की जाए तो इसकी स्थापना जो है वह हुई है 1 सितंबर वर्ष 1956 को, वर्ष 1956 को इसकी स्थापना हुई है। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय है मुंबई में, इसका मुख्यालय है मुंबई में। और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हैं इस समय पर M.R. कुमार, M.R. कुमार इसके अध्यक्ष हैं LIC के, M.R. कुमार। इसके कार्य की बात की जाए, ये क्या कार्य करती है, तो ये जो कार्य करती है ये पॉलिसियों का संचालन करती है, पॉलिसियों का संचालन करती है। पॉलिसियों के संचालन के साथ साथ वित्तीय सहायता प्रदान करती है, वित्तीय सहायता के साथ साथ ये पेंशन योजनाओं का संचालन करती है। पेंशन योजना बहुत सारी LIC चलाती है, तो पेंशन योजनाओं का भी संचालन करती है। और क्या करती है, सबसे महत्वपूर्ण कार्य यह करती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, भारतीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देती है, ये इसके प्रमुख कार्य हैं, बढ़ावा देती। तो इसकी स्थापना जो है वर्ष 1956 में की गई थी, है ना। और ये एक वैधानिक निकाय है, एक निगम है, भारतीय जीवन बीमा निगम कंपनी है। और यह जो है इसने अब यह रिकॉर्ड बना लिया है कि एक दिन में सबसे ज़्यादा पॉलिसी इसने बेची है। चलिए बात करते हैं अगले करंट अफेयर की। तो अगला करंट अफेयर है कि हाल ही में राहवीर योजना किस राज्य में शुरू की गई है। तो हाल ही में जो राहवीर योजना है ये जो शुरू की गई है यह हमारे प्यारे मध्य प्रदेश में शुरू की गई है। बात करते हैं खबर की, तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की अध्यक्षता में मध्य प्रदेश सरकार ने राहगीर योजना जो है उसको मंजूरी दे दी है। इसका उद्देश्य क्या है, तो उद्देश्य है सड़क दुर्घटनाओं में घायलों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान कर जीवन बचाना है। बात करते हैं आगे, तो जो व्यक्ति दुर्घटना पीड़ित को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र या अस्पताल पहुंचाएगा उसे 25,000 रुपये, याद रखेंगे 25,000 रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा। इसकी शर्तें क्या होंगी, तो शर्तें यह है कि व्यक्ति को तुरंत 108 एम्बुलेंस सेवा को सूचित करना होगा और गोल्डन आवर में व्यक्ति को अस्पताल तक पहुंचाना होगा ताकि उसकी जिंदगी बचाई जा सके। पुलिस द्वारा अनावश्यक पूछताछ से संरक्षण प्रदान किया जाएगा, यानी कि इस घटना के बारे में जो भी बताएगा किसी व्यक्ति को सड़क दुर्घटना में, उससे पुलिस बिना मतलब के सवाल जवाब नहीं करेगी, उसे पुलिस के अनावश्यक पूछताछ से बचाएगा। बात करें मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश की स्थापना जो है, मध्य प्रदेश की स्थापना वह हुई है 1 नवंबर वर्ष 1956 को, वर्ष 1956 को इसकी स्थापना हुई है। अगर बात की जाए यहाँ की राजधानी की, तो राजधानी है भोपाल, राजधानी है भोपाल। अगर बात की जाए यहाँ के राज्यपाल की, तो यहाँ के राज्यपाल अभी वर्तमान में हैं मंगू भाई छगन भाई पटेल, मंगू भाई छगन भाई पटेल।
अगर बात की जाए यहाँ के मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री इस समय पर हैं डॉक्टर मोहन यादव। डॉक्टर मोहन यादव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। बात की जाए यहाँ पर लोकसभा सीटों की, तो लोकसभा यहाँ पर लोकसभा की 29 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं, राज्यसभा की 11 सीटें हैं और विधानसभा की 230 सीटें, 230 सीटें। ये आपको याद में रखना है। अभी इसके बारे में बहुत सारी जानकारी है कि मध्य प्रदेश राज्य की जो राज्य की पत्ती है वो दूध राज्य है, ऐसी बहुत सारी अन्य जानकारियां हैं। आगे बढ़ते हैं करंट अफेयर में। तो आगे करंट अफेयर है कि हाल ही में वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात कितने प्रतिशत कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है। तो ये जो है 7.9% आयात अब है, कम हो चुका है कोयले का। बात करते हैं खबर की। तो वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान देश में कोयले का आयात 7.9% कम होकर 243 मिलियन टन रह गया है, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 264 मिलियन टन से अधिक था। आयात में कमी आने से लगभग $8 बिलियन की विदेशी मुद्रा की बचत हुई है। तो यह बहुत ही बड़ी उपलब्धि है कि भारत जो है अब कोयले के आयात में कमी ला रहा है और खुद ही ऊर्जा के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन रहा है। तो दोस्तों, आज के करंट अफेयर की क्लास में इतने ही प्रश्न संभव थे, इतने ही प्रश्न महत्वपूर्ण थे। और आज की इस करंट अफेयर की क्लास में वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय हिंद।